जैसे जैसे डालते जा रहे हैं आप इसको कंप्लीट करते चलिए। तो आई होप आप लोगों ने कल वाला वीडियो देख लिया होगा और उसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अमीनो अम्ल की। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजित इकाइयाँ, ये एकलक होते हैं, मोनोमर्स भी कहते हैं इनको इंग्लिश में। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, मतलब केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक कहलाते हैं। उसके बाद अमीनो अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, तो अमीनो अम्ल 2 प्रकार का होता है। एक जो वो अमीनो अम्ल जो केवल हमें भोजन से मिलता है, और दूसरा शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में, हमारी बॉडी में संचित होते हैं, और कुछ हमें भोजन से मिलते हैं। उसके बाद केवल भोजन से मिलने वाले अमीनो अम्ल हम देख लेते हैं। तो केवल भोजन से मिलने वाले अमीनो अम्ल हैं हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थ्रियोनिन और अर्जिनिन। तो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं जो हमें केवल भोजन से मिलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शरीर की कोशिकाओं में जो अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल उनको बोल सकते हैं हम, जैसे ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलिन, अर्जिनिन, एस्परेजिन, सिस्टीन। अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एकदम हर चीज़ को एकदम याद रखिए। बस आपको ये याद रखना है कि 2 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जैसे कि एक होता है जो भोजन से मिलते हैं और एक होते हैं जो हमारी बॉडी में संश्लेषित होते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल वाला ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम और स्रोत अलग अलग हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग प्लीज़ याद रखने की कोशिश करिएगा। ये काफ़ी आते हैं ये एग्जाम्स में। तो पहले हम फ्रक्टोज़ की बात करते हैं। तो शहद और फलों में हमें फ्रक्टोज़ मिलता है, मतलब फ्रक्टोज़ का स्रोत हमारा शहद और फल है। सुक्रोज़ की बात करें तो गन्ने के रस में सुक्रोज़ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लैक्टोज़ दूध में होता है, और माल्टोज़ अंकुरित अनाज में होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल्यूलोज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, ज़रूरी नहीं है आर ओ या यूपीपीसीएस में ही पूछा जा सकता है, और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पे। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉली। तो मोनो, डाई और पॉली होता है। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनो की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आता है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है डाई में। और पॉली में स्टार्च आता है, सेल्यूलोज आता है, ग्लाइकोजन और काइटिन ये आता है। अब इनके बहुलक की हम बात कर लें तो इनके बहुलक जो हैं वो स्टार्च और सेल्यूलोज होते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा। अब कुछ पॉइंट्स में जैसे हम बात करें स्टार्च, तो ये वनस्पति से मिलता है, सेल्यूलोज ये भी वनस्पति से मिलता है। ये आयोडीन घोल से क्रिया करने पे नीला काला रंग हो जाता है स्टार्च का, लेकिन इससे कोई अभिक्रिया नहीं होती है सेल्यूलोज से। पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में स्टार्च होता है, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि पादप में जो ग्लूकोज है वो किस रूप में होता है, तो आपको याद रखना है कि एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में होता है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो है ये है कि मेन इसमें जो मतलब काम का है, कोशिका भित्ति का निर्माण हमारे ग्लूकोज सेल्यूलोज से होता है। ये क्वेश्चन आया भी है कई एग्जाम में, तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पे कुछ जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ कौन कौन से हमारे प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमारे प्रमुख पोषक पदार्थ 7 हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा देता है, वसा भी ऊर्जा का उत्पादन करता है। शरीर का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। जल ये भी यही काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं, ये कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अनुपात है वो याद रखिएगा, 1:2:1। केवल इसमें जो हाइड्रोजन है उसके 2 अणु हैं, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन के एक एक अणु हैं। और आप लोग जानते ही हो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ क्यों होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। अब CHO के मध्य एकल बंध होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य एकल बैंड होता है। कम अभिक्रियाशील, स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होते हैं। स्रोत जंतु वसा, जैसे हम बात करें मीट में भी बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, उसमें फैट होता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। जैसे घी, मक्खन, चर्बी, जैसे हम मक्खन की मात्रा ज़्यादा लेंगे, घी ज़्यादा खाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में फैट जमता चला जाएगा और हम मोटे होते चले जाएंगे, हमारा शरीर फैट हो जाएगा। हमारे लीवर में अगर फैट एकत्र हो गया तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक संतृप्त समय आता है नारियल का तेल। तो नारियल का तेल इसका अपवाद है, ये नुकसान नहीं करता है ज़्यादा।
उसके बाद हम देख लेते हैं असंतृप्त वसा। तो असंतृप्त वसा में दोहरा बंध होता है और अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होते हैं। जैसे पेड़ों से मिलने वाली जो वसा, जैसे सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं, तो मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं, तो ये नुकसान नहीं करते हैं ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं कि सरसों का तेल यूज़ करिए, मूंगफली का यूज़ करिए। और इसमें मछली का तेल अपवाद है। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, ट्रांस वसा की बात करते हैं। तो ये वाले प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है ट्रांस वसा से रिलेटेड। तो यूपीएससी में आया तो ऑब्वियसली यूपीपीसी उसमें थोड़े कम लेवल का होगा, थोड़ा लाइट लेवल का होगा, तो मे भी पूछा जा सकता है, तो हम इसको भी प्रिपेयर कर ही लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल खराब एलडीएल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में ये वृद्धि करता है, हृदय वाहिका को क्षति पहुंचाता है। और पशु जनित वसा व हाइड्रोजनित तेल होते हैं इसके अंतर्गत। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का अनुपात बहुत कम होता है। कुछ फास्फोरस, कुछ नाइट्रोजन और सल्फर होता है। तो ट्रांस वसा जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि करते हैं। प्रोटीन का नामकरण जे मुल्डर के द्वारा किया गया था। और उसके बाद खोजकर्ता जे बर्जीलियस है। निर्माण की ये बेसिक इकाई कहलाती है। अमीनो अम्ल होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन और कुछ सल्फर होती है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, तो ये याद रखिएगा कि 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। उसके बाद इसके काम क्या हैं? ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि और मरम्मत, कोशिका, जीव द्रव्य और ऊतक का निर्माण करती है। प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरे रेज, भारी धातु और लवण तथा ऊष्मा। प्रोटीन को कौन विकृत करता है? एक्सरे रेज विकृत करती हैं भारी धातु, लवण तथा ऊष्मा। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? पहला होता है क्वाशियरकोर और दूसरा होता है मैरास्मस। ये दोनों रोग मैक्सिमम बच्चों में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सरल प्रोटीन की। तो सरल प्रोटीन की बात करें तो केवल अमीनो अम्ल से ये निर्मित होते हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन, ग्लोबुलिन्स और ग्लूटिलिन, ये सरल प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के प्रकार, एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन और एक होता है संयुग्मी प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो ये प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करेंगे तो ये अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह से भी जुड़े होते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। प्रमुख खनिज और उनके कार्यों को देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं पोटेशियम। इसका स्रोत होता है केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली। मतलब हमें पोटेशियम कहाँ कहाँ मिलता है? केला में मिलता है, खजूर में मिलता है, बीन्स में मिलता है और ब्रोकली में मिलता है। काम क्या होते हैं? ये पेशीय संकुचन का काम करता है, तंत्रिका आवेग का संचरण और शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन करता है। कैल्शियम की बात करें तो दूध में होता है, पनीर में होता है, अंडा में, मछली में, साबुत अन्न, रागी में होता है। काम हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है, रुधिर स्पंदन में सहायता करता है, पेशी संकुचन इसका भी काम है। उसके बाद सोडियम का यूज़ देख लेते हैं। तो सोडियम साधारण नमक सोडियम होता है, मछली और अंडे ये सोडियम के स्रोत होते हैं। पेशी संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन और तंत्रिका आवेग। लौह का देख लें तो कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक, हरी सब्जी, रागी, अंडे का पीला भाग आदि। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम करता है और ऊतकों में ऑक्सीकरण का काम करता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य पे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। चावल, मूंगफली और सेब में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत है मूंगफली। नारियल, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी में से प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसको कहते हैं कीरेटिन। मानव के बाल और नख में विद्यमान प्रोटीन कीरेटिन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। अगर ग्लूटीन जैसा पदार्थ ना हो तो हमारी गेहूं के आटे की बाइंडिंग नहीं होगी और बाइंडिंग के बाद उसमें इलास्टिसिटी भी नहीं होगी, जिससे गेहूं की रोटी हमारी बढ़ती है, गोल बनती है। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज में से भोजन का प्रमुख अंग हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जो है देर तक काम करने की उससे ऊर्जा मिलती है, इसीलिए लोग आलू खाना पसंद करते हैं, केला खाना पसंद करते हैं। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तीदार सब्जियां आदि। काम क्या होता है? हड्डी और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाता है। मैग्नीशियम। उसके बाद आयोडीन की बात करें तो आयोडीन नमक, समुद्री खरपतवार, मछली, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु ये आवश्यक होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम कद्दू के बीज में, बादाम में, पालक में होती है। तंत्रिका एवं पेशी तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक होता है और कैंसर से बचाव हेतु ये सहायक होता है। तांबा मछली में मिलता है, यकृत में मिलता है, अनाज में मिलता है। हीमोग्लोबिन संश्लेषण, अस्थि निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक ये काम करता है।
उसके बाद जस्ता की बात करें तो जस्ता का जो मेन काम होता है वो मछली और यकृत इसके स्रोत होते हैं। इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक होता है। कोबाल्ट भी मांस, मछली, जल, आरबीसी का संश्लेषण करता है। विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। अब आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, मैंने जो डिटेल बताई है वो क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। तो अगर यही आप तैयार कर लोगे तो अच्छा खासा आपका बेस बन जाएगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्वों का अनुपात अभी मैंने बताया था, वह 1:2:1 होता है। प्रोटीन की संयोजन इकाई भी बताई थी, अमीनो अम्ल होती है। सींग, बाल, नाखून, खुर और त्वचा में उपस्थित प्रोटीन अल्फा केराटिन होती है। मस्तिष्क में एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन होता है टायरोसिन। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है पोषण के साथ औषधि गुण वाले खाद्य। उसके बाद विटामिन ए का मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में। उसके बाद विटामिन ए का प्रचुरतम प्राकृतिक स्रोत है आम। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है सूखे फल या बादाम, काजू। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है पोटेशियम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम को के से इंडिकेट करते हैं, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद पॉलिश किए हुए चावलों के उपयोग से कौन सा रोग होता है, बेरी। भैंस के दूध में कितनी वसा की मात्रा होती है, 3 से 4% के लगभग। उसके बाद गाय के दूध में होती है 7 से 8% की लगभग वसा। और कोलेस्ट्रॉल है जंतु में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है धमनियों का कठोर होना, अर्थात जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो आपकी धमनियाँ हैं, आर्टरीज हैं, वो कठोर हो जाएंगी। और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य।